हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी बाई रघुराज। और आज हम जब बात करेंगे सीईटी एग्ज़ाम की, जो ग्रेजुएशन लेवल के नोटिफिकेशन जो हाल ही में रिसेंटली राजस्थान कर्मचारी बोर्ड चयन जयपुर ने निकाला है 21 तारीख को इसी सितंबर माह में, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसमें जो परीक्षाएं जिनके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे उसकी उन परीक्षाओं को देने के लिए तो इस एग्ज़ाम को समान पात्रता परीक्षा को आपको पास करना होगा। उससे पहले इस हेतु जो निर्देश प्रदान किए गए हैं, जो नोटिफिकेशन उन्होंने जो जारी किया है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं आगे। तो बात करें हम समान पात्रता परीक्षा की, विज्ञापन संख्या इन्होंने 9/2022 दे रखी है। समान पात्रता परीक्षा का मतलब क्या होता है? सीईटी। तो सीईटी की फुल फॉर्म देख लीजिए, कॉमन एलिजिबल टेस्ट। तो ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो स्नातक स्तर का किया है, 10-12 तक ये स्तर का इन्होंने नहीं जारी किया है, ये ग्रेजुएशन लेवल तक का इन्होंने जारी कर दिया है। अब जो इसमें नियम जो होंगे इस परीक्षा हेतु वो बताया गया है। बोर्ड द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा समान पात्रता परीक्षा नियम 2022 वो लागू होंगे। इसमें के अंतर्गत निम्नलिखित सेवा हेतु समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर के लिए निर्धारित पत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र मांगे जा रहे हैं। तो इस हेतु इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये समान पात्रता परीक्षा जो है आपको देनी है, और ये जो सर्विस के नेम है 8, इसमें आप समान पात्रता परीक्षा पास करने के साथ ही देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। जैसे राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा में प्लाटून कमांडर वाली, राजस्थान अभियांत्रिक अधीनस्थ सिंचाई सेवा में जिलेवार और पटवारी की जो पोस्टें आती है उनके लिए, राजस्थान अधीनस्थ सेवा में जूनियर अकाउंटेंट कनिष्ठ लेखाकार की, राजस्थान राजस्व लेखा सेवा में तहसील राजस्व लेखाकार की, ब्लॉक रेवेन्यू अकाउंटेंट, राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा, कई महिलाएं कहीं जो गर्ल्स है वो इसका वेट कर रही है महिला पर्यवेक्षक का, तो पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा जहां आंगनबाड़ी में इनमें तो पर्यवेक्षक की पोस्ट है, राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा जिसमें उप जेलर की पोस्ट, और राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2। अब इसमें आप सबको पता है कि भाई अलग अलग क्वालिफ़िकेशंस इसमें मांगी जाती है, लेकिन जो समान पात्रता है तो जो क्वालिफ़िकेशंस मांगी जा रही हैं, तो आप पहले तो सबसे पहले ज़रूरी है आप ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर ली हो, ठीक है। सबसे ज़रूरी यही है आपके लिए इस समान पात्रता परीक्षा देने हेतु। अब आगे हम बढ़े, इसके सभी सामान्य दिशा निर्देश ये पढ़ना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है किस तरीके से क्या रहेगा। इसी के साथ तो इसमें कहा गया है समान पात्रता परीक्षा स्नातक मात्र एक पात्रता परीक्षा है, ये केवल एक पात्रता परीक्षा है, मतलब एलिजिबल आप स्तर की परीक्षा है। समान पात्रता परीक्षा में सम्मिलित पद पर भर्ती सुसंगत सेवा नियमों के अनुसार उपलब्ध की जाएगी, उपबंध की जाएगी। किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने स्कोर अर्जित कर लेना मात्र उसे नौकरी की गारंटी नहीं देता। इसमें साफ कहा गया है कि यदि आप अच्छे नंबर के साथ भी अच्छा स्कोर भी प्राप्त कर लोगे तो ये गारंटी नहीं है कि आप नौकरी पा लिए, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हाँ, अंक आप इसमें जितना ज़्यादा अर्जित कर सके, जितनी ज़्यादा परसेंटेज आप बना सकें उसके लिए प्रयास करिए। और खैर हालांकि आपने इस नोटिफिकेशन के सबसे पहले तो सिलेबस को देख लिया होगा ऑलरेडी, बट फिर भी हम उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अब आगे देखें हम, अभ्यर्थियों को भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार दोनों में आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा
और उसे अहित करना होगा और सुसंगत सेवा नियमों में अधिकथित अन्य कसौटी भी पूर्ण करनी होगी। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में सम्मिलित सेवाओं के पदों पर भर्ती के लिए अलग से भर्ती का आयोजन किया जाएगा। ये देखो, समान पात्रता परीक्षा स्नातक में सम्मिलित सेवाओं के पदों की भर्ती के लिए भर्ती का आयोजन किया जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हो, ये जो सेवाओं के नाम इन्होंने दे रखे हैं, जब इनकी वैकेंसीज आएगी तो वो एक अलग से आएगी। ये केवल समान पात्रता परीक्षा के लिए है। तो जब उनके लिए जो अब तक जैसे वैकेंसी जारी हो रही थी, उसी तरीके से वैकेंसी जारी होगी और उसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो इसको पास करने के साथ में ही गारंटी नहीं, ये चीज़ पहले ही कह दी इन्होंने। दूसरी चीज़, अब ये जो भर्तियाँ निकलेगी आगे इन फ्यूचर, तो उस भर्ती परीक्षाओं का आयोजन अलग से किया जाएगा, ये भी बात लिख दी है इन्होंने, जिसमें अभ्यर्थियों का चयन श्रेणीवार रिक्त पदों की वरीयता के आधार पर किया जाएगा। श्रेणीवार आप समझ गए होंगे, SC ST जनरल EWS वगैरह सभी जो कैटेगरीज है उनके अनुसार, और वरीयता के आधार पर मतलब मेरिट के आधार पर किया जाएगा, जो कट ऑफ को पास करेगा। और मुख्य भर्ती परीक्षा का आयोजन भर्ती की कार्रवाई उस सेवा के नियमों के अनुसार की जाएगी, उस सेवा के। अब जैसे इसमें राजस्व लेखा सेवा जूनियर अकाउंटेंट में आपको पता है कि अकाउंटेंसी वगैरह सब चीज़ें मांगी जाती है, RSR के नियम मांगे जाते हैं, JFNR के नियम मांगे जाते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो आप सबको पता है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको, अब जैसे बाकी कई परीक्षाओं में 18 से लेकर 40 तक की एज मांगी गई है, लेकिन लेखा सेवा में 21 से लेकर स्टार्टिंग होती है। तो उस सबके अलग अलग नियम हैं, उसी के अकॉर्डिंग परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, परीक्षाओं का पेपर रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आगे हम पॉइंट नंबर 2 को देखें, तो इसमें लिखा गया है समान पात्रता परीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। कि ये इसमें स्पष्ट कर दिया है कि साल भर में एक बार तो आयोजित होगी, कम से कम है ये। अधिकतम ये ज़रूरी, जब इन फ्यूचर ये समझे कि भाई 6 महीने में 2 परीक्षाएं हम ले लें, 6 महीने में 1 साल में 2 परीक्षाएं ले लें, तो वो भी ये देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए इन्होंने कहा है कि वर्ष में कम से कम एक बार तो ये परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें लिखा है समान पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम के दिनांक से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। अब ये जो परीक्षा है, परीक्षा का जैसे परिणाम आता है, उस परिणाम के दिनांक से लेकर अगले 1 वर्ष तक वह जो परिणाम आया है, जो स्कोर आपका रहा है, जो परसेंटेज आपकी रही है, वो मान्य होगी इन परीक्षाओं के लिए। अब आगे हम देखें, बोर्ड द्वारा उन समस्त अभ्यर्थियों के अंक जो समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुए हैं प्रकाशित किए जाएंगे। तो ये है रिजल्ट घोषित करने के बाद, ये परीक्षा आप दोगे तो इसका रिजल्ट भी घोषित किया जाएगा, ये बात कही है इन्होंने। बात करें हम आगे पॉइंट नंबर 4 की, समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के प्रयासों की संख्या में कोई निर्बंध नहीं होंगे। समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के प्रयासों की संख्या के संबंध में कोई निर्बंध नहीं। तो आप इसमें कहा गया कि आप कितनी भी बार आप उपस्थित हो सकते हो, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है इस परीक्षा को देने के लिए। भाई आप एक बार ही दे के रुक गए या आपको नहीं दे सकते, अब एक बार देने के बाद मेरी पास नहीं, तो अगले साल आप ट्राई करिए। तो ये सब चीज़ें हैं। अभ्यर्थियों के पास समान पात्रता परीक्षा में अपना स्कोर सुधारने का अवसर होगा। तो बार बार आप यदि परीक्षा दोगे तो स्कोर सुधारने का मौका आपको दिया जाएगा। किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता स्नातक में सम्मिलित पदों के लिए आने वाली परीक्षा से पूर्व का सर्वोत्तम उपलब्ध स्कोर ही मान्य होगा। जो स्कोर आपने इस परीक्षा में अर्जित किया है, यदि वैकेंसीज आती हैं इन 8 में से, तो उन वैकेंसीज के लिए उससे पूर्व का जो स्कोर है आपका, वही मान्य होगा। आगे हम बात करें, समान पात्रता परीक्षा में उल्लेखित अधीनस्थ और लिपिक वर्गीय सेवाओं के पदों पर भर्ती को शासित करने वाले किसी नियम में अंतर्दृष्टि किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति समान पात्रता परीक्षा में उल्लेखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या
इंटरव्यू या दोनों में उपस्थित होने का पात्र नहीं होगा यदि वह कॉमन एलिजिबल टेस्ट में इतने न्यूनतम अंक जो भर्ती एजेंसी द्वारा अवधारित किए जाए। अब इसमें ये बात समझने लायक है, वह सीईटी में इतने न्यूनतम अंक जो भर्ती एजेंसी द्वारा अवधारित किए जाए। जो भर्ती एजेंसी है, ये जो परीक्षाओं के लिए जो भर्ती एजेंसी है वह न्यूनतम अंक निर्धारित करेगी कि ये न्यूनतम अंक वाले ही इस परीक्षा हेतु बैठ सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं या परीक्षा दे सकते हैं। तो जो इसमें जो अंक लाएंगे वो न्यूनतम अंक निर्धारित करेगी, वो लाना ज़रूरी होगा, तभी आप ये परीक्षा दे पाओगे। इन एजेंसी आगे इन फ्यूचर ये निकलती है तो आगे बताया गया है प्राप्त करने में असफल रहता है यदि वो न्यूनतम अंक भी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, असफल रहता है। न्यूनतम अंक अवधारित करते समय भर्ती एजेंसी ये विचार करेगी समान पात्रता परीक्षा स्तर में उल्लेखित पद पर विज्ञापन रिक्तियों की कुल संख्या के 15 गुना अभ्यर्थी इस परीक्षा विज्ञापित रिक्तियों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। तो इसमें साफ कहा गया है कि जैसे कल को 1500 पोस्टें अपन मान लेते हैं, 1500 पोस्टें कनिष्ठ लेखाकार की रहती हैं, तो 15 का 15 गुना क्या हो गया 2200, 22,500। तो 22,000 जो 500 हुआ है ये 15 गुना इसका हो चुका है। तो उस हिसाब से जो 22,500 अभ्यर्थियों को उस परीक्षा हेतु बैठने दिया जाएगा, जिसमें ये वो एजेंसी न्यूनतम अंक निर्धारित कर लेगी। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है किंतु उक्त श्रृंखला में उन समस्त अभ्यर्थियों को जो वही अंक अर्जित करते हैं। अब इन्होंने न्यूनतम अंक यदि एजेंसी ने निर्धारित कर दिए और वैसे ही न्यूनतम अंक और भी अभ्यर्थी ला रखे हैं जो उन 15 गुना में एक तरीके से वो 15 गुना जो अभ्यर्थी को चुना गया है लेने के लिए, और उन अभ्यर्थियों जैसे ही अंक और भी अर्जित कर रखे हैं तो 15 गुना से ज़्यादा भी हो जाते हैं। जो भर्ती एजेंसी द्वारा आगे स्पष्ट करा है इस चीज़ को, जो भर्ती एजेंसी द्वारा किसी निम्नतर श्रृंखला के लिए निहित किए जाए समान पात्रता परीक्षा में उल्लेखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा साक्षात्कार या दोनों में प्रवेश दिया जाएगा। तो आप ये मान के चलिए जो निर्धारित न्यूनतम इन्होंने निर्धारित करे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि 15 गुना को ये लेंगे, इससे ज़्यादा को भी लेंगे यदि न्यूनतम अंक जो इन्होंने बताए हैं वो आपने अर्जित कर रखे हैं। तो पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कहा गया है इन्होंने, परंतु यदि भर्ती एजेंसी की राय हो, भर्ती एजेंसी ये समझे कि समान पात्रता परीक्षा में उल्लेखित पद पर भर्ती के लिए संचालित लिखित परीक्षा या इंटरव्यू या दोनों में उपस्थिति के साधारण मानदंड के प्रभाव वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है, यदि जो उन्होंने वैकेंसीज निकाली है जो साधारण मानक है आधार आरक्षित के, तो वो उनके आवेदन नहीं आते हैं, कम आते हैं, तो भर्ती एजेंसी द्वारा ऐसे आरक्षित प्रवर्ग वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए शिथिल, ये होता है शिथिल मतलब राहत, उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, उनको छूट दी जाएगी, उनसे आवेदन वापस से पुनः मांगे जाएंगे, मानक लागू किया जाएगा ताकि उस प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की प्राप्त संख्या लिखित एवं साक्षात्कार दोनों में उपस्थित होने के लिए उपलब्ध हो। साफ कहा गया है यदि कोई वर्ग जो वैकेंसीज के अकॉर्डिंग 15 गुना इनको लेना है तब भी वो 15 गुना है शामिल नहीं हो रहा तो उसमें न्यूनतम अंकों में छूट दी जा सकती है, उनको शीतलता रिलैक्सेशन प्राप्त दिया जा सकता है, उनके लिए अलग से न्यूनतम अंक निर्धारित किए जा सकते हैं, फिर उनसे आवेदन मांगे जा सकते हैं। तो इस तरीके से यह रहने वाला है, जो आपको देखने के लिए मोस्ट ऑफ टीएसपी एरिया वगैरह उनमें देखने को आपको मिलेगा। अब इस प्रयोजन के लिए रिक्तियों की कुल अनुमानित संख्या के 15 गुना के विचार की संख्या सीमा शिथिल मानी जाएगी।
तो इसमें भी रिलैक्सेशन वाली बात होती है। तथापि लिखित परीक्षा साक्षात्कार दोनों में उपस्थित होने के लिए इस प्रकार अतिरिक्त रूप से हरित अभ्यर्थी केवल उनके प्रभुत्व के लिए आरक्षित पदों पर चयन के लिए मात्र होंगे। तो आप समझ गए होंगे। फिर कहा गया है समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में उल्लेखित किसी पद पर भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हता, आयु, अनुभव आदि ऐसी होगी जो उस पद पर भर्ती को शासित करने वाले सुसंगठित सेवा नियमों में विहित हो। तो उसमें सब चीज़ें कही गई है भाई। समान पात्रता परीक्षा में तो जो उल्लेखित पद हैं जो बता रखे हैं सेवा नियम, ये 8 उल्लेखित पद हैं। अब इसमें जो इनकी क्वालिफ़िकेशन जो रहती है वो, फिर इनकी एज, फिर किसी में एक्सपीरियंस मांगा जाता है तो वो एक्सपीरियंस, तो ऐसी ही सारी सुसंगति जो नियम है वो उस सेवा के अकॉर्डिंग होंगे, जो पहले ही बातचीत हो गई इस बारे में। अब इसमें कहा गया 7 नंबर पॉइंट में कि समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह समान पात्रता में संबंधित किसी पद हेतु आयु, शैक्षणिक अर्हता आदि यदि कोई हो के संबंध में शर्तें पूर्ण करता हो। तो पहले तो ये सब चीज़ें पूर्ण करें, उसी के बाद में ये पात्र होगा। आगे हम बढ़े, ऑनलाइन आवेदन किस तरीके से रहेगा इसका सीईटी का। तो सबसे मेन जो है, जो एप्लीकेशंस मांगे जा रहे हैं, तो उसको आप इस नोटिफिकेशन को पूर्णतः पढ़ ले। नहीं पढ़ पा रहे हो तो मैं बता देता हूँ। या तो इस साइट पे जाके आप ऑनलाइन कर सकते हैं, या अपनी एसोसो आईडी ओपन करने के साथ में जो सिटीजन ऐप्स में जीटीसी जो सेकंड जो ऑप्शन है, एक गवर्नमेंट ऐप्स होता है जो गवर्नमेंट वाले जो लगे हुए हैं उनके लिए, और एक होता है सामान्य नागरिकों के लिए। तो G2C जो है ऐप्स, सिटीजन ऐप्स एसोसो के अंदर, उसको आपको रिक्वायरमेंट वाले पोर्टल को ओपन करना है, जिसमें रिक्वायरमेंट वाले पोर्टल को ओपन करना है। फिर उसमें यदि किसी ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक बार करना होगा। आरपीएससी ने जिस तरीके से कहा है उसी तरीके से आरएसएमएस भी ओटीआर के लिए बोल रखा है। अब तो वन टाइम आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, जिसमें आपको चेंजेस के लिए कुछ भी आपको आगे नहीं मिलेगा, केवल फ़ोटो और सिग्नेचर इनमें आप चेंज कर पाओगे। 2-3 चीज़ें और रहेगी जिनको चेक करना होगा। अभी उसके बारे में पूरी हम चर्चा करते हैं क्या क्या है। प्रथम बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए अभ्यर्थी नाम, जन्मतिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आईडी, किसी एक आईडी प्रूफ के विवरण का इंदराज डॉक्यूमेंट अपलोड करने अनिवार्य होंगे। तो इन्होंने जो यदि पहली बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो उसको अपना नाम, जन्मतिथि, अपना सेक्स मतलब मेल फीमेल, और अपनी एजुकेशन परीक्षा क्वालिफ़िकेशन जो उसने कर रखी है ग्रेजुएशन तक की, वो आधार कार्ड में जो डिटेल्स है उसकी, वो सारी चीज़ें, ताकि फुलफिल प्रूफ हो। अब इसमें कहा गया है ओटीआर क्रमांक जनरेट होने के पश्चात ओटीआर प्रोफाइल के स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग का विवरण, आधार कार्ड विवरण, आईडी विवरण में किसी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं है। साफ इसने कह दिया है, यदि एक बार आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अपने नाम में, पिता के नाम में, जन्म तिथि में, और जो आपकी क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड आपने सूचना दी है उसमें आप किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते। ये बात इन्होंने पहले बोल दी है। अब इसमें कहा गया है यदि परीक्षा के आधार कार्ड में, जन आधार कार्ड में पिता के नाम में, अपनी जन्म तिथि में, अपने मेल या फीमेल वाले सेक्स में, तो इन त्रुटियों को पहले से ही दुरुस्त कर लो। इनको सुधार पहले से ही आप कर लीजिए। यदि आपके पिताजी के नाम में स्पेस आ रहा है, कहीं पिताजी के नाम में मिस्टेक्स है, और देखो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने से पहले ये सब चीज़ें आप सुधार कर लीजिए इन सब चीज़ों में। इसी के साथ में अपने डेट ऑफ बर्थ में कोई दिख रही है आपको कमी, आधार कार्ड में अपने आधार कार्ड से उसमें पिताजी के नाम में कोई कमी दिख रही, तो उनको आप सुधार लीजिए।
फिर जाके आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करिए। अब इसमें कहा गया है यदि अभ्यर्थी अपना OTR रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड जन आधार के माध्यम से न करके SSO ID के माध्यम से करता है तो उसे सेकेंडरी की अंक तालिका व एक पहचान दस्तावेज अपलोड करना होगा। यदि कोई अपना जो OTR रजिस्ट्रेशन है वो उसमें जन आधार से फेच नहीं करता है या फिर आधार कार्ड से फेच नहीं करता है तो सिंपल उसको SSO ID पर अपने जो सेकेंडरी मतलब 10th की जो मार्कशीट है और उसके साथ में एक पहचान दस्तावेज मतलब कि आधार कार्ड अनिवार्य रूप से अपलोड करना है। उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट होगा। इसी के साथ में अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात रिक्वायरमेंट पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान सेवा से शुल्क का भुगतान कर आवेदन क्रमांक एप्लीकेशन ID जनरेट करनी होगी। तो सिंपल सी बात, ये फीस की बात की गई है। तो जैसे आप ये फॉर्म भर देते हो ऑनलाइन आवेदन, तो फीस की प्रक्रिया भी आपको पूर्ण करनी है, भुगतान की प्रक्रिया जो जिसमें आप ऑनलाइन कर सकते हो, ये मित्र से चालान बनवा के कर सकते हो या फिर इसी के साथ में आप अपने पैन कार्ड, UPI ID, पेटीएम, फ़ोनपे वगैरह से आप ये भुगतान कर सकते हो। सारी सुविधाएं इसमें दी गई हैं। फिर कहा गया है अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा कराने हैं तो अन्य किसी पोर्टल पर नहीं दे सकते, तो इसी पोर्टल पे SSO ID पे ही, रिक्वायरमेंट वाले पोर्टल पे ही आपको जो भुगतान की सुविधा दी गई है वहीं पे आपको फीस जमा करवानी है। आगे हम बात करें अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क भुगतान का आवेदन अंतिम तिथि से पूर्व सुनिश्चित कर ले। जो इस परीक्षा हेतु जो अंतिम तिथि तय की गई है उससे पूर्व ही परीक्षा शुल्क वगैरह सब चीज़ें जो भुगतान की आवेदन है वो उनको पूर्ण कर ले ताकि परीक्षा हेतु बैठ सकें। ये सब चीज़ें हैं। अब इसमें स्वयं का मोबाइल नंबर, ईमेल ID दर्ज करने की बात की गई है जो सामान्यतः सभी दर्ज करते हैं। अब इसमें जो ये बोल्ड में हो रखा है इसको भी हम जानते हैं। आवेदन को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक मतलब एप्लीकेशन नंबर आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। पहली चीज़, आपके एप्लीकेशन नंबर जनरेट होंगे। यदि आवेदन पत्र क्रमांक अंकित प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ ये समझ लिए सीधा कि आपका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। और दूसरी चीज़, जो आवेदन पत्र का अपन प्रीव्यू देखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फाइनल सबमिट हो गया। उसको प्रीव्यू देखने के बाद में एक डिक्लेरेशन आता है, उस चेक बॉक्स में आपको क्लिक करना होता है, फिर जाके सबमिट करना होता है, तब जाके फॉर्म कंप्लीट भरा माना जाता है। तो इस तरीके से आपको करना होता है। फिर फीस की प्रक्रिया होती है तो फीस को आपको देना होता है। तो इस तरीके से सारी प्रोसेस रहती है। और इन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी जारी करे हैं, हाई कोर्ट ने जिस तरीके से जारी करे हैं। तो हमेशा खैर कोई भी नोटिफिकेशन जारी हो उसमें हेल्पलाइन नंबर ज़रूर जारी होते हैं। रिक्वायरमेंट से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पुटअप शिकायतें हैं वो आप इसमें क्यूरीज रखते हो। हेल्पलाइन नंबर एक और है, ठीक है। आगे हम बात करें तो ये सामान्य हैं जो हर एक नोटिफिकेशन में देखने को मिलते हैं कि भाई आवेदन के सुधार है तो व्यवहार स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बाद में आप देखो ये स्वयं के आवेदन की जिम्मेदारी होगी, ये सारी चीज़ें। अब आवेदन की परीक्षा शुल्क की हम बात कर लें तो जनरल के लिए 450 रुपये, OBC के लिए 350 रुपये और 250 रुपये हैं इनमें SC ST के लिए। अब इन्होंने जो है कार्य विभाग के परिपत्र 33/25/18 के अनुसार सभी वर्गों के लिए ऐसे अभ्यर्थियों जिनकी 2.5 लाख रुपये से कम है सालाना परिवार की आय, तो वो 250 रुपये देंगे। लेकिन इसके लिए नोट संख्या 3 में अवश्य देखें। तो नोट संख्या 3 ये कहती है सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, ये सभी वर्गों की बात हुई है जहां परिवार की आय 2.5 लाख से कम है, वो 250 रुपये देंगे, ठीक है। लेकिन मुख्य परीक्षा के बाद की जाने वाली पात्रता की जांच व दस्तावेज के सत्यापन के समय जब ये वैकेंसीज आएंगी, फिर आपका DV जब रहेगा, दस्तावेज वेरिफिकेशन जब रहेगा आपका, उस टाइम पे आवश्यक रूप से आपको आय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा।
तो ये पहले वो कर समझ लें। अब इन्होंने एक्सपेक्टेशंस पदों की संख्या यहाँ पे दी है, इसमें कम व ज़्यादा बाद में की जा सकती है, लेकिन अभी कॉमन एलिजिबल टेस्ट में ये पद इन्होंने संभावित पद बताए हैं, जिसमें प्लाटून कमांडर के लिए 43 पद, जिलेवार के लिए कोई पद नहीं, पटवारी के लिए 272 जल संसाधन विभाग में, कोष एवं लेखा विभाग डीटीए के अंदर इन्होंने 1923 पद बताए हैं। वहीं 198 पद इन्होंने रेवेन्यू अकाउंट्स के बताए हैं, 176 पद इन्होंने महिला पर्यवेक्षक के बताए हैं। इसी के साथ में उप जेलर के उन्होंने 49 पद और 335 पद छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 के बताए हैं। इन्होंने साफ यहाँ कहा है विभागवार सेवावार रिक्त पदों की संख्या में मुख्य परीक्षा के समय कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। तो विभाग तो ये हो गए, और सेवाएं हमने बात की थी। तो सेवाएं ये अधीनस्थ सेवा, ये जो है सेवाएं राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा, सिंचाई सेवा, लेखा सेवा, अधीनस्थ सेवा, तो ये सेवावार भी इनमें चेंजेस आगे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इन जो पदों में है बढ़ोतरी या कमी हो सकती है, जिसका अधिकार इनके पास होता है, एजेंसीज के पास जो ये सेवाएं हैं, जो विभाग हैं उनके पास होता है, और कार्मिक विभाग डीओपी के पास होता है। आगे हम चले तो इसमें विशेष निर्देश इनमें दिए गए हैं। तो विशेष निर्देश में जैसे जनरल ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा शहरी आदि उल्लेखित, इसके आधार पर मुख्य परीक्षा में वो जो उनको जो रिजर्वेशन प्राप्त है उसके अकॉर्डिंग है। इसी तरीके से इसी प्रकार अभ्यर्थियों में 37 श्रेणी हॉरिजॉन्टल तथा महिला, विधवा, परित्याग, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी ऑनलाइन आवेदन करने के समय अपने कॉलम का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। यदि कोई आउटस्टैंडिंग प्लेयर है तो उसको अपना वो चुनना है, कोई डिवोर्सी है तो उसको अपना चुनना है, कोई विडो है, विधवा है तो उसको अपना चुनना है। तो इस तरीके से अपने अपने कॉलम को आपको देखना है। कोई भूतपूर्व सैनिक है तो उसको अपना कॉलम चुनना है। बात करें हम अनुसूचित क्षेत्र के मतलब टीएसपी एरिया के आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम को स्पष्ट रूप से अंकन करना है। तो सबसे पहले जो टीएसपी एरिया से हैं, टीएसपी एरिया का सर्टिफिकेट उनके पास है, तो उनको स्पष्ट रूप से टीएसपी एरिया के कॉलम को चुनना होगा। इसी के साथ में अनुसूचित क्षेत्र के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। यदि कोई बाहर के राज्य का कोई टीएसपी एरिया का है, जैसे झारखंड में, छत्तीसगढ़ में काफ़ी सारे मिल जाएंगे आपको, एमपी में मिल जाएंगे, लेकिन राजस्थान राज्य के जो टीएसपी एरिया के निवासी है उन्हीं को ये आरक्षण का लाभ मिलेगा, टीएसपी एरिया के रहने का लाभ मिलेगा। बाकी अन्य किसी को ये नहीं मिलेगा। जो कोई नॉन टीएसपी एरिया से है और वो टीएसपी एरिया से भरता है तो उसको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में भर्ती संबंधित समस्त कार्रवाई राजस्थान सेवा नियम भूतपूर्व सैनिकों के उसके अकॉर्डिंग रहेगी, जो सामान्यतः रहती है। इसी के अलावा जो राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2018 है उसके अनुसार डिसेबिलिटी वाले जो है उनके लिए ये रहेगी छूट, उसमें शीतलतन रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। अब जो मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपना इस नोटिफिकेशन में वो है पात्रता व शैक्षणिक योग्यता। तो हम बात करें महिला अधिकारिता विभाग में जो भर्ती निकलने वाली है सुपरवाइज़र की, महिला सुपरवाइज़र की, तो उसमें जो आयु समय सीमा जो तय की गई है तो मिनिमम 18 मैक्सिमम 40। हालांकि इसमें कई रिलैक्सेशन आगे है, लेकिन जो फिक्स जो है वो 18 से लेके 40 तक के बीच का रहे, और वो किसी भी भारत में विधि द्वारा स्थापित भारत के कानून के अंडर
कानून के देखरेख में स्थापित की गई विश्वविद्यालय से कॉलेज से उसने स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो तो वह ये बनने महिला पर्यवेक्षक हेतु बैठने लायक है। इसी तरीके से जल संसाधन विभाग की जो भर्ती है पटवारी की, तो उसमें भी वही 18 से 40 है। इसमें भी कहा गया है आवेदक विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष अन्य परीक्षा उत्तीर्ण जिसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। ग्रेजुएशन लेवल तक की ही कोई परीक्षा जो राज्य सरकार द्वारा मान्य है उस तरीके से। फिर ये सर्टिफिकेट कोर्स है जिसमें NLIT न्यू दिल्ली अकॉर्डिंग DOSSC द्वारा आयोजित ओ लेवल के उच्च स्तर के सर्टिफिकेट। इसी के साथ भी या नहीं है तो राष्ट्रीय परिषद नेशनल काउंसलिंग के, राजस्थान परिषद स्टेट काउंसलिंग के अधीन कंप्यूटर ऑपरेटर के, प्रोग्रामर असिस्टेंट के, डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कोर्स का प्रमाण पत्र हो, या फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन से डिप्लोमा हो। इसी के अनुसार संस्था से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में 3 साल तक का डिप्लोमा हो। इसी के साथ में राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी की किसी भी ब्रांच में डिग्री प्राप्त हो, या फिर राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड में नियंत्रण वर्धमान जो ओपन विश्वविद्यालय है कोटा में, वहाँ आयोजित राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी RSCIT का कोर्स प्रमाण पत्र हो। ये सब चीज़ें हैं जो इसमें मांगी जा रही हैं इस पटवारी के हेतु। महिला पर्यवेक्षक के लिए केवल आपका ग्रेजुएशन होना है और इसमें जो पहले तो ग्रेजुएशन होना पहली चीज़, दूसरी चीज़ ये सर्टिफिकेट आपके पास में, इनमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट आपके पास में पटवारी की परीक्षा हेतु होना चाहिए। ठीक है, अब बात करें हम जन संसाधन विभाग में जिलेवार वही 18 से 40, इसमें केवल स्नातक बताया गया है नोटिफिकेशन में ओनली। जो गृह रक्षा विभाग है राजस्थान का, उसमें प्लाटून कमांडर वाली जो भर्ती है इसमें मिनिमम एज 20 से 40 तक की है, तो 18 वाले 19 वाले इनको नहीं भर सकते, 20 जिनकी एज हो चुकी है वो इसको भर सकते हैं। भारत में विधि द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समतुल्यता नायाब सूबेदार या उससे ऊपर के रैंक का संयुक्त रूप से भूतपूर्व सैनिक। तो देखो इसमें पहली चीज़ तो भारत द्वारा विधि स्नातक, पहले तो वो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, अब या फिर उसके समतुल्य कोई क्वालिफिकेशन उसने कर रखी हो इस भर्ती हेतु। दो चीज़ें हैं, या तो वो ग्रेजुएशन हो या उसने समतुल्य अर्हता प्राप्त कर रखी हो। यदि वह भूतपूर्व सैनिक है तो नायाब सूबेदार या उससे ऊपर के रैंक में वो भूतपूर्व सैनिक रहा हो, तब इस भर्ती परीक्षा हेतु वो बैठने दिया जाएगा। अब सबके मन में जो जूनियर अकाउंट को लेकर जो खलबली मची हुई है इस नोटिफिकेशन में, मेरे को भी कहीं गलती नज़र आती है। देखो सिंपल सी बात, हालांकि इन्होंने जारी कर दिया पर देखते हैं इसको। तो इसमें जो अकाउंट्स वाली जो भर्ती निकाली है इन्होंने जूनियर अकाउंटेंट की, रेवेन्यू अकाउंट्स की, तो मिनिमम एज ये सिंपल पता है सभी को भाई 21 से 40 होती है। अब बात करें हम भारत में केंद्रीय या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय की या संसद की किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में घोषित अन्य शिक्षण संस्थान निर्धारित डिग्री धारित करता हो या राज्य सरकार के परामर्श मान्यता प्रभाव अर्हता रखता हो। तो ये सिंपल सी बात कही गई है कि वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब ग्रेजुएशन वो शायद सेंटर वाले उससे हों, चाहे राज्य विधानमंडल जो विधान परिषद उसमें उन्होंने किसी विश्वविद्यालय को मान्यता दे रखी है, या संसद द्वारा स्थापित है कोई, या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन है, तो ऐसा कोई भी शिक्षण संस्थान जहाँ है उसने वहाँ से डिग्री ले रखी है, वहाँ से ग्रेजुएशन कर रखा है, तो उसको इसमें दिया जाएगा। इसी के साथ में यदि किसी ने कोस्टिंग में संक्रम लेखा का संस्थान
कोलकाता से इंटरमीडिएशन परीक्षा उत्तीर्ण की हुई है तो वो बैठने लायक है। इसी के साथ में चार्टेड अकाउंटेंट CA संस्थान नई दिल्ली की इंटरमीडिएशन परीक्षा पास की हुई है तो वो बैठने लायक है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत संचार के नियंत्रण DOECSC द्वारा संचालित O या उच्चतर लेवल का उसने पाठ्यक्रम ले रखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी के साथ में निरंतर वर्धमान कोर्ट से राजस्थान राज्य सूचना प्रौद्योगिकी प्रमाण पत्र ले रखा है। राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर विज्ञान ले रखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको रहनी चाहिए। तो इसमें स्नातक वालों का भी है, स्नातक वाले भी भर सकते हैं, लेकिन क्लियर देखो इनको क्लियर लिखना चाहिए था इसी तरीके से भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक, ये लिखना चाहिए था। हालांकि इन्होंने ये कड़वी लैंग्वेज यहाँ लिख दी है, पर कोई नहीं, ग्रेजुएशन वाले इसको भर सकते हैं। आगे हम बात करें कारागार विभाग, तो उप जेलर की पोस्ट के लिए 18 से 40 मिनिमम और मैक्सिमम एज यहाँ दे रखी है। तो वही ग्रेजुएशन कंप्लीट छात्रावास अधीक्षक के लिए, महिला सुपरवाइजर के लिए, पर्यवेक्षक के लिए, उस तरीके से। अब ये कुछ बिंदु दे रखे हैं जो सामान्यतः एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड हो या फिर जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है या सम्मिलित हो रहा है, मतलब अपेयरिंग में है, जिसने स्नातक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है। इन नियमों में उल्लेखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है। सीधी भर्ती की उक्त परीक्षा आवेदन करने के लिए पात्र तो होगा। यदि कोई अपेयरिंग में है, किसी की ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, वो दे रहा है तो वो पात्र तो होगा आवेदन करने के लिए, लेकिन वह उसे उपयुक्त चयन एजेंसी की अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इन फ्यूचर यदि निकलती है भर्ती तो सबसे पहले वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेना चाहिए। जो एक मिनिमम क्वालिफ़िकेशन सभी परीक्षा हेतु निर्धारित है वो तो उसको कंप्लीट करनी चाहिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात की गई है, ज़्यादा और कुछ खास है नहीं। आगे हम बात करें आयु, तो समान पात्रता में शामिल पदों की भर्ती के लिए आयु सीमा संबंधित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित अनुसार होगी। तो जो आयु सीमा है वो पद के अकॉर्डिंग होगी, जो पद इन्होंने बता रखे हैं उसके अकॉर्डिंग। खैर हालांकि अब तक इनके सबके नोटिफिकेशन अलग से जारी होते हुए आए हैं, उसी के अकॉर्डिंग रहेगी सब चीज़ें। और जो राज्य सरकार राजस्थान सेवा में जो छूट रिलैक्सेशन आयु में मिलते आए हैं उसी के अनुसार रहेगी, जो यहाँ पे पूर्णतः समझा रखा है, जिसे आवश्यकता नहीं है बार बार समझाने की। ठीक है, अब इन्होंने जो आवेदन करने व परीक्षा शुल्क जमा कराने व आवेदन ऑनलाइन भरने की जो अवधि दी है वो इन्होंने 22 तारीख से फॉर्म स्टार्ट कर दिए हैं। मैं बता दूं, मैंने तो फॉर्म भी भर दिया है अपना। ठीक है, और 21 अक्टूबर तक ये चलने वाले हैं। कल से ये स्टार्ट हो गए थे और 21 तक ये चलेंगे। रात्रि 11 से लेके 59 मतलब 12 बजे से 1 मिनट पहले तक ये पैसे आप जमा करा सकते हो, ये चलने वाले हैं। और आवेदन जो है मांगे जा रहे हैं वो 21/10 तक मांगे जा रहे हैं। वेबसाइट पर भरे जाएंगे SSO पे, फिर ये लिंक जो है इन्होंने दे रखा है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप समय रहते भर दीजिए। इसी अवधि में जो भी सुधार आपको करवाने अपने डॉक्यूमेंट्स वो पहले करवा लीजिए और इस परीक्षा हेतु ज़रूर भरिए, क्योंकि यदि ये परीक्षा में नहीं बैठ पाते हो तो भूल जाइए, फिर इन सेवाओं के लिए, इन पदों के लिए आप भर भी सकते हो। ठीक है, अब परीक्षा का जो आयोजन है तो इन्होंने एक्सपेक्टेड डेट बताई है 6 जनवरी से लेके 9/1/23 तक, मतलब 4 दिन तक ये परीक्षा रहेगी। 6, 7, 8, 9 तक के मध्य कभी भी ये आयोजित की जा सकती है परीक्षा केंद्रों पर। और अब इसमें परीक्षा की तिथि में देखो परिवर्तन की बात कह दी इन्होंने, तो परीक्षा की तिथि में परिवर्तन हो सकता है। जो सेंटर जो बताए हैं उसमें परिवर्तन हो सकता है। और एक से यदि 2 चरणों में, अधिक चरणों में यदि आयोजित होगी तो नॉर्मलाइजेशन की कार्रवाई भी ये करेंगे। तो ये सब चीज़ें बता दी हैं इन्होंने कि इस डेट को एक तो फिक्स नहीं माने, पहली चीज़ कि ये डेट में चेंजेस ये कर सकती हैं। फ़िलहाल इसी डेट के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई जारी रखें।
फ़िलहाल जो परिवर्तन होगा वो देखा जाएगा। पर इन्होंने ये तो कम से कम ये तो स्पष्ट है कि भाई इस डेट से पहले तो परीक्षा आयोजित नहीं की जानी, इसके बाद की जा सकती है। और जो परीक्षा केंद्रों की बात है, डेट चेंज करने की बात है, वो इनके पास सुरक्षित है वो अधिकार। इसी के साथ में ये एक से अधिक चरणों में होगी तो नॉर्मलाइजेशन वाली कार्रवाई भी की जाएगी। अब जो प्रवेश पत्र है वो आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे या अपनी एसओसो से आप डाउनलोड कर लोगे। फिर नियुक्ति की अयोग्यताएं जो है, तो देखो नियुक्ति में कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, ये जो अयोग्यताएं कहलाती हैं उनकी। तो किसी पुरुष आदि से एक से अधिक जीवित पत्नियां आए, पहले तो वो फॉर्म अप्लाई ना करें, दूसरी चीज़। और किसी भी ऐसी महिला का उस व्यक्ति से विवाह हुआ जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी है, तो वो। दूसरी चीज़, कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार नहीं किया है, पहली चीज़। तो जिसने दहेज लिया है तो वो पात्र वैसे ही नहीं होगा। और ऐसा कोई अभ्यर्थी 1/6/2 उसके पास 2 से अधिक बच्चे हैं, 1/6/2002, तो 1/6/2002 तो ये तो देखो है नहीं, पहली चीज़। ऐसे केसेस देखने को मिलेंगे नहीं, बट फिर भी यदि है 2 से अधिक संतानें हैं तो और बाद में उनमें बढ़ोतरी हो जाती है, तो ये सब चीज़ें इन्होंने बताया है। हम बात करें ऑनलाइन आवेदन के विशेष निर्देशों की, तो ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति अंतिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जाएंगे। जो अंतिम तिथि इन्होंने 21/10/2022 दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग इनको देखे जाएंगे, लिए जाएंगे। पहली बात तो उससे पहले आपको भर देना चाहिए। फिर जो समस्त जानकारी नोटिफिकेशन में दी है उनको पढ़े आप। फिर आयु से संबंधित शैक्षणिक योग्यता आदि की जांच आप स्वयं कर ले। और फिर संशोधन के लिए, क्योंकि संशोधन की अवधि समाप्त होने के बाद किसी प्रकार की परिवर्तन की अनुमति नहीं है, ये बात पहले ही स्पष्ट कर दी इन्होंने। फिर बात करते हैं कि भाई बोर्ड कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे यदि आवेदक को बोर्ड के द्वारा अंतिम प्रोविजनली प्रवेश में दिया जाएगा। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि बोर्ड द्वारा उसकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से मान ली गई है, सही मान ली गई है। बोर्ड द्वारा आवेदक की पात्रता की जांच मुख्य परीक्षा के अलग से की जाए, ये चीज़ें हैं। फिर फोटोग्राफ सिग्नेचर के बारे में है, कितनी आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, साइज़ क्या होनी चाहिए, सब चीज़ें। तो आवेदन की नवीनतम फ़ोटो 6 माह पुराना अपलोड करना चाहिए, पहली चीज़। मोबाइल अन्य रचित फ़ोटो का उपयोग मत करो, तो एडिटिंग की हुई फ़ोटो है, ये सब चीज़ें करते हो ना फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम पर चढ़ाने के लिए, तो वो वाली फ़ोटो है नहीं, एक सिंपल फ़ोटो आप खिंचवाइए, उसी को आप लगाइए, जो आपके परमानेंट सिग्नेचर हैं वो करिए। तो हस्ताक्षर के बारे में लिखी है। श्रुत लेखन की सुविधा डिसेबिलिटी वालों को मिलती है, तो ये उनके लिए है। तो डिसेबिलिटी वाले इस नोटिफिकेशन में ये 12 नंबर का पॉइंट मुख्यतः रूप से देखें। और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो पहली चीज़ इन्होंने मैनुअल जो इनको एप्लीकेशंस प्राप्त होंगे उनमें स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात यदि आवेदक किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो OTR प्रोफाइल में दर्शाए गए जर्नलिंग में अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन नियमानुसार कर सकता है। अब यदि OTR में इन्होंने गलती कर दी है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन में इन्होंने गलती कर दी है, तो उसके लिए भी इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है। क्या है वो, कोई यदि अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना चाहता है तो 7 दिवस के अंदर अंतिम आवेदन प्राप्ति के दिनांक के 7 दिवस के अंदर 300 रुपये चुकाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, संशोधन कर सकता है। उसमें ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी नाम, पिता माता के नाम, जन्म, लिंग, अन्य प्रविष्टि में संशोधन कर सकेगा। पहली चीज़ इन्होंने बताई है। दूसरी चीज़, किसी कारणवश आवेदन करने के अंतिम तिथि के पश्चात 7 दिवस के भीतर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन नहीं कर पाता है, उन 7 दिवस में भी वो नहीं कर पाता है, तो फिर से उसको निर्धारित 300 रुपये भुगतान समान पात्रता संशोधन कर
ये इनमें संशोधन कर सकेगा और फ़ोटो वगैरह इनमें संशोधन कर सके। तो इसके लिए उसको पहले फीस देनी होगी। यदि उसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन में उसने गलत इन्फॉर्मेशन भर दी है, किसी नाम में मिस्टेक कर दी है या तो केयरफुली देखो। पहली चीज़ें राजस्थान हाई कोर्ट में जब आपने फॉर्म अप्लाई किए थे तो उनमें काफ़ी सारी गलतियाँ आपने करी है। एक छोटा सा फॉर्म था, बेसिक डिटेल आपसे मांगी जा रही थी, वो भी आपसे ढंग से फुलफ़िल नहीं हो पा रही थी। तो ज़रूरी है पहले नोटिफिकेशन को ढंग से पढ़े, उसके अकॉर्डिंग केयरफुली तरीके से सभी डॉक्यूमेंट्स को साथ में रखें। कभी भी मोबाइल पे कोई भी एप्लीकेशन आवेदन नहीं करे, अपना फॉर्म सबमिट नहीं करे, फॉर्म नहीं भरे फ़ोन मोबाइल में, लैपटॉप लेके बैठे या फिर अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पे बैठे, प्रॉपरली तरीके से आप बैठे या मित्र वाले पे जाए तो सारी चीज़ें ध्यान रखें, सारी चीज़ें उसको बताएं क्या वो गलत करने जा रहा है। कई बार क्या है, ये मित्र वाला भी अपनी मनमर्जी से कुछ भी बढ़ते चला जाता है वो, क्योंकि फ्यूचर किसका ख़राब होना है, अभ्यर्थी का, कैंडिडेट का। तो इसलिए ज़रूरी है कि सभी चीज़ों को वो ध्यान दे के फॉर्म अप्लाई करवाए, फॉर्म भरे। तो ये सब चीज़ें हैं। इसी के साथ में आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने, अनुचित साधनों के प्रयोग है। तो ये सब चीज़ें परीक्षा के टाइम पे है। अब पाठ्यक्रम की हम बात करें, इसके सिलेबस की, तो ये 13 टॉपिक इन्होंने दिए हैं। 150 क्वेश्चंस इन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है और 3 घंटे का यह पेपर रहेगा। तो ये सब चीज़ें बताई है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस परीक्षा। तो सिंपल ये जो 13 टॉपिक हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विशेष बल के साथ राजस्थान भारत का इतिहास, पहला राजस्थान का इतिहास, दूसरा कला सांस्कृतिक साहित्य परंपरा विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रीजनिंग, सामान्य हिंदी जनरल, सामान्य इंग्लिश, कंप्यूटर ज्ञान और करंट अफेयर। ये टॉपिक है। इसको भी डिफाइन ढंग से किया गया है कि आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में तो क्या चाहिए और भारत के इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में क्या चीज़ें पूछी जाएगी, फिर कला संस्कृति में क्या पूछी जाएगी, परंपरा विरासत में, कंसेप्ट में इनमें, फिर भारत की ज्योग्राफी में क्या चीज़ें पूछी जाएगी, फिर राजस्थान के ज्योग्राफी में कौन सी चीज़ें पूछी जाएगी, फिर जो इंडियन पॉलिटिकल है उसकी जो व्यवस्था प्रणाली है वो किस तरीके से है, राजस्थान में किस तरीके से विशेष बल दिया गया है उसके बारे में है, फिर भारत की इकोनॉमी से जुड़े हुए क्वेश्चन, राजस्थान की इकोनॉमी से जुड़े हुए क्वेश्चंस, फिर साइंस प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए क्वेश्चंस जो 10th तक का आप देख सकते हैं। इसी के साथ में रीजनिंग, इसी के साथ में जीके और इंग्लिश, कंप्यूटर ज्ञान और करंट अफेयर, सॉरी हिंदी, जीके क्या, हिंदी। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आपसे सिलेबस में दी गई है। 13 टॉपिक है ये, 150 क्वेश्चन आपके रहेंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, यानी कि 300 नंबर का पेपर आपका हो चुका है। 3 घंटे आपको परीक्षा हेतु बैठने दिया जाएगा। और जो आगामी इन फ्यूचर आप इस परीक्षा से रिलेटेड कुछ भी आप देखना चाहते हो, हर नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलता है। संबंधित वेबसाइट पे आपको विजिट करना है और किसी भी जानकारी में स्वागत कक्ष में उपस्थित व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या फिर दूरभाष पे इन नंबरों पर कॉल किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें इसमें बता दी गई हैं। आई होप नोटिफिकेशन में जितनी भी जानकारी थी मैं दे पाया। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैंने रजिस्ट्रेशन करा है, मैं कर चुका हूँ इसका रजिस्ट्रेशन। तो सिंपल है, सिंपल नॉलेज आपसे फुलफ़िल की जा रही है। नाम भरा है, पिताजी का नाम, सब चीज़ें मैंने, हालांकि मैंने आरपीएससी पे रजिस्ट्रेशन कर लिया था तो वहाँ से इन्होंने डाटा फेच कर लिया मेरा। तो वहाँ से डाटा उठा लिया। उठाने के साथ में कुछ चीज़ें जो थी मैंने वापस से पुनः भरी, जिससे क्वालिफ़िकेशन से जुड़ी हुई जो चीज़ें थी। तो इसमें ग्रेजुएशन वाली बात रही, 10th 12th वाली जो परसेंटेज वगैरह रही, बोर्ड जो था वो सिंपल। इसी के अलावा कंप्यूटर का जो कोर्स मैंने RCIT जो कर रखा है उसके बारे में जानकारी दी। तो वो सब चीज़ें। इसी के अलावा जो इन पहले से सर्विस में है, मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ है या फिर एक्स सर्विसमैन है, तो उनसे अलग अलग कॉलम उनसे मांगे जा रहे थे। TSP एरिया से है तो उनसे डिटेल मांगी जा रही थी। सारी चीज़ें
जो इसमें बता रखी है वो सारी चीज़ें उसमें मांगी गई है। फ़ोटो अपलोड सिग्नेचर करने के लिए कही गई है। सामान्य सी सारी नॉलेज है जो आपको फुलफ़िल करनी है, ऐसी कोई वो नहीं है। केयरफुली आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में, हाँ सिंपल जो बात इसमें कह रखी है इन्होंने, वहाँ नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा, बार बार इंडिकेट आता है एसओसो आईडी पे। जब रिक्वायरमेंट वाले पोर्टल को आप ओपन करोगे तो वहाँ साफ आ रहा है कि जो 10th की आपकी मार्कशीट है और जो जन आधार है उसमें पिताजी के नाम में आपके मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। यदि है तो आप उसको पहले ही दुरुस्त करवा लीजिए, सुधरवा लीजिए। सुधरवाने के साथ फिर आप OTR या वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड वाली इस कॉमन एलिजिबल टेस्ट के लिए आप करिए। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई आपको मिली होगी। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।